अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। नाउ टुडे वी डिस्कस अबाउट द लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल एंड द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या डिस्कशन है हमारी आज की, ये हमारा आज का टॉपिक है। लेट्स सी, हमने रिलेटेड करना है कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी है। ये दोनों आपस में किस तरह से रिलेटेड हैं, इस कॉन्सेप्ट को ज़रा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हवाले से। बेटा, हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में ये पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में कि एवरीबॉडी हैव अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हर जिस्म के अंदर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है। फ़र्ज़ करें ये M1 बॉडी है, ये M2 बॉडी है। अब इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो दोनों में पाई जाती है, M1 में भी पाई जाती है और M2 में भी पाई जाती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये M1 जो है वो इसको अपनी तरफ खींचता है, उतनी ही फोर्स से M2 इसको अपनी तरफ खींचता है। बिल्कुल जैसे यहाँ पे अर्थ पे देखें, ये एक M बॉडी है, मैस स्मॉल m है, एक को हमने कैपिटल M सपोज किया हुआ है। तो जितनी फोर्स ये अर्थ इस बॉडी को अपनी तरफ खींचने में लगाती है, उतनी ही फोर्स ये स्मॉल ऑब्जेक्ट इसको अपनी तरफ खींचने में लगाता है। देखा जाए तो दोनों की फोर्सेस में इस फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ है, इस फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ है। फोर्सेस क्या हैं? ऑपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में हैं, और ये फोर्सेस बराबर भी हैं। तो न्यूटन थर्ड लॉ की अगर स्टेटमेंट पर गौर किया जाए तो उसमें भी क्या था? टू ऑपोजिट एंड इक्वल फोर्सेस। और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में भी क्या है? टू ऑपोजिट एंड इक्वल फोर्सेस। तो इस तरह से ये दोनों क्या हो गए? रिलेटेड टू ईच अदर। यही वजह है वो यहाँ पे क्या कहता है, इट इज़ टू बी नोटेड दैट कि M1 M2 towards it with a force F, while the mass of the M2 and M1 towards it with the force of the same magnitude। यानी कि M1 M2 जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और उतनी ही फोर्स है जितनी M1 M2 पे लगाता है उतनी ही M2 M1 पे लगाता है। और वेरी नेक्स्ट क्या है हमारे पास? कंसिडर एज एक्शन। फर्ज करें अगर M1 का इस बॉडी के ऊपर ये एक्शन है तो फिर उसका क्या हुआ? रिएक्शन। तो साबित हुआ द एक्शन एंड रिएक्शन ड्यू टू द फोर्स ऑफ द ग्रेविटेशन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो दिस इज कंसिस्ट, तो ये मुश्तमिल हुआ विद द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यानी कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी हुआ। टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ये तो थर्ड लॉ है, तो ये उसको भी फुलफिल करता है। तो ये बेटा स्टेटमेंट थी जिससे हमने साबित किया कि दोनों जो हैं आपस में रिलेटेड टू ईच अदर हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, नेक्स्ट बेटा हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है इसको देखते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड में हमारे पास, जैसे कि फील्ड का मतलब बुनियादी तौर पर देखा जाए तो एक खेत है, एक इलाका है, या यू कैन से दैट अ रीजन। ठीक है, रीजन मतलब एरिया। अकॉर्डिंग टू डायग्राम मैं सपोज करता हूँ कि अगर मेरे पास एक मैग्नेट है, आपने देखा होगा कि अगर यहाँ पे कोई मैं मैग्नेटिक आयरन या मैग्नेट पीस रखता हूँ, ये इसको अट्रैक्ट कर लेता है। यहाँ पे रखता हूँ, ये इसको अट्रैक्ट कर लेता है। यहाँ पे रखता हूँ, ये इसको अट्रैक्ट कर लेता है। यहाँ पे रखता हूँ, अट्रैक्ट कर लेता है। यहाँ रखता हूँ, अट्रैक्ट कर लेता है। अगर मैं इसी पीस को उठा के यहाँ पे रख देता हूँ, ये इसको अट्रैक्ट नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ कि ये बन गई इसकी फील्ड। इतने रीजन में
अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट रखता हूँ तो ये इसको क्या करता है, अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। लेकिन अगर मैं इस रीजन से बाहर निकलता हूँ, अगर मैं इस रीजन से बाहर निकलता हूँ तो ये उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता। सेम एज इट इज़, सेम एज इट इज़ बेटा, हमारी अर्थ भी, उसके गिर्द भी एक रीजन है। उस रीजन में किसी भी ऑब्जेक्ट को ये क्या करती है, फ़ौरन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। लेकिन इसके बाहर कोई भी ऑब्जेक्ट इस रीजन से बाहर होगा तो वो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। वजह, दैट इज कॉल्ड इट्स ग्रेविटेशनल फील्ड। तो वो रीजन जिसके अंदर एवरीबॉडी अट्रैक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, उसे हम किसका नाम देंगे, उस एरिया को, रीजन को हम नाम देंगे ग्रेविटेशनल फील्ड का। ठीक है जी। तो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला, फोर्स इज इक्वल टू किसके है, G(m)(m)(e)/r²। ये जो स्मॉल r स्क्वायर है यहाँ पे, ये बेसिकली शो करता है इसके सेंटर से उस ऑब्जेक्ट तक का फासला जिसको ये अट्रैक्ट कर रहा है। वेरी नेक्स्ट कहते हैं द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू, एक तो ये डेफिनेशन होगी ग्रेविटेशनल फोर्स की, फील्ड की, इसके अंदर यही सारी बातें लिखी हुई हैं कि वो अट्रैक्ट करता है बॉडी को। अच्छा, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बात वो क्या है कि लास्ट से जैसे जैसे हम टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ आए तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्रीज होती जाती है, और इसी तरह से अगर हम अर्थ के सेंटर से दूर जाते जाएं तो ये फोर्स डिक्रीज होती जाती है, हत्ता कि इसके इस लेवल से जब हम बाहर कोई चीज़ प्लेस करेंगे तो ये उसको अट्रैक्ट नहीं करेगी, बिकॉज ये उसकी ग्रेविटी रीजन से बाहर चले गया। इसी बेटा हम नाम देते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड का। किसका नाम देते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड। इसमें एक और डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, और वो कौन सी है, फील्ड फोर्स। कौन सी फोर्स है बेटा जी, फील्ड फोर्स। अब फील्ड फोर्स के लिए हम क्या लिखेंगे, तो ये डेफिनेशन बेटा यहाँ से स्टार्ट होगी, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन पुल, यहाँ पे लिख लेंगे आप, फोर्स यहाँ पे लिख देना आपने, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन पुल ऑफ अर्थ एक्टिंग ऑन द बॉडी वेदर द बॉडी इज इन कॉन्टैक्ट विद इन द अर्थ आर नॉट, सच फोर्स इज कॉल्ड द फील्ड फोर्स। ये इसकी डेफिनेशन है। उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों लिख लें। ऐसी फोर्स जो अर्थ पुल करे, चाहे वो उसके कॉन्टैक्ट में है या नहीं है, यहाँ से शुरू हो जाती है ये डेफिनेशन, इस लाइन से। उर्दू मीडियम भी ये देख लें पैराग्राफ, और इस लाइन से इस डेफिनेशन को स्टार्ट कर लें। वैसे इसकी डेफिनेशन आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे वेलोसिटी का जिक्र है, तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो फॉर एग्जांपल वर्ड याद रखें सभी, उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम अपने अपने पैराग्राफ में। जब उर्दू मीडियम में ढूंढेंगे तो जहाँ पे फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे लिखा हुआ है, उससे आगे वेलोसिटी का जिक्र है, वेलोसिटी से लेकर यहाँ तक फोर्स तक आप मुकम्मल डेफिनेशंस को हाईलाइट कर लें। ये डेफिनेशन कहलाएगी आपकी फील्ड फोर्स। फील्ड फोर्स बेटा वो फोर्स होती है, देखिए ये एक फील्ड है, ये जो हमने रीजन बनाया ये एक फील्ड है, इसके अंदर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है और उसको टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द तरफ पुल किया जा रहा है, खींचा जा रहा है, तो ऐसी फोर्स को हम नाम देते हैं किसका, फील्ड फोर्स का, जो उसके फील्ड के अंदर है। फील्ड के बाहर जब वो ऑब्जेक्ट चला जाता है तो ये फोर्स उस पर अप्लाई नहीं होती। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो फील्ड के ही अंदर है, हो सकता है ये इसके ऊपर पड़ा हो सकता है यहाँ पे पड़ा हो, तो इसके ऊपर फील्ड फोर्स होगी। ओके जी, ये दो डेफिनेशंस थी जो हमने इसमें करनी थी, और उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। एक डेफिनेशन और है बेटा जो हमने यहाँ पे करनी है। टोटल 3 डेफिनेशंस हैं इस टॉपिक के अंदर, और ये शॉर्ट में आती हैं, और अमूमन तौर पर आपने इसको तैयार करना है। तो वो डेफिनेशन कौन सी है जी, वो यहाँ से शुरू होती है, द ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास।
ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट mass is called the gravitational field strength. जी बेटा इस डेफिनेशन को हाईलाइट कर लें. क्या है? द ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास, ठीक है, इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ. अब स्ट्रेंथ किसे कहते हैं? स्ट्रेंथ इसलिए कि नाम यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है. सपोज ये अर्थ है, ये इसकी फील्ड है, ठीक है. अब इसकी फील्ड में यहाँ पे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स कम होती है, ज़्यादा होती है. जितना जितना दूर जाते जाएंगे फील्ड फोर्स कम होती जाती है. तो हम फील्ड स्ट्रेंथ की वर्ड जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? एक्चुअली अर्थ में जो फोर्स को रिप्रेजेंट किया हुआ है वो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ है. ये आपने डायग्राम में देखा है, ये इन साइड पे लाइंस उसने शो करवाई हैं. अब मैं एक डायग्राम बनाऊंगा जो आपको इसकी फील्ड स्ट्रेंथ के हवाले से डिस्कशन देगी. मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखिए छोटा सा एक मैं मैथ ऑफ अर्थ ले लेता हूँ. व्हाट इज़ दिस? ये वो फोर्सेस लाइंस हैं जो इसमें से पास हो रही हैं, ठीक है. हमने ये गौर किया कि यहाँ पे इन दोनों के दरमियान फासला बहुत कम है, और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा. इसी तरह से यहाँ पे देखें, इसके दरमियान फासला कम है और ज़्यादा और ये जो जहाँ फासला कम है ये हिस्सा हमें शो करता है कि यहाँ पे फील्ड जो है वो वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. और जैसे जैसे हम बाहर जाते जाते हैं इन लाइंस के दरमियान जो फासला ज़्यादा होता जाता है ये बताता है कि फील्ड इज़ वीक, कि फील्ड क्या होती जा रही है? वीक होती जा रही है. अब दूसरी तरफ चलते हैं. अगर मेरे पास एक ये ऑब्जेक्ट है, ये उसका मैस है, एक ये ऑब्जेक्ट है, दोनों में मैस में तो फ़र्क है. अब फर्ज करें मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ रख देता हूँ, तो कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस उसमें से गुजरनी है? ज़्यादा. तो इसका मतलब इसके ऊपर जो फील्ड फोर्स होगी, स्ट्रेंथ होगी उसकी, वो भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी. इसकी निस्बत अगर मैं ये ऑब्जेक्ट छोटे वाला यहाँ पे रख देता हूँ तो इसमें से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस गुजर रही हैं? कम. तो इसके ऊपर जो फोर्स होगी वो भी डेफिनेटली क्या होगी? कम होगी. यही वजह वो कहता है ग्रेविटेशन फोर्स. तो ये जो फील्ड लाइंस हैं ये बेसिकली ग्रेविटेशन फोर्स को ज़ाहिर करती हैं, और इनकी स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी ग्रेविटेशन फोर्स उतनी ज़्यादा होगी, और इनकी स्ट्रेंथ जितनी कम होगी बेटा ग्रेविटेशन फोर्स उतनी ही कम होगी. ये था हमारा आज का लेक्चर. उम्मीद है सबको समझ आ गई होगी. तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़. इस ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू भी उसने में दी हुई है, वो है जी 10 न्यूटन पर किलोग्राम. इसको याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.